वी विल स्टडी ओनली द लिटरेचर। इसमें ये होता है कि उस दौर की जो भी हम जहाँ-जहाँ भी हिस्ट्री शुरू करते हैं, वहाँ पे हमने किंग्स एंड क्वींस भी स्टडी करनी है, वहाँ पे हमने उनकी सोसाइटी भी स्क्रीन में सर स्टडी स्लाइड करनी है। नजर नहीं आ रहे? जी, स्लाइड नज़र नहीं आ रहा है? अच्छा, ठीक है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो वैसे ही कंटिन्यू कर लें, क्योंकि साथ-साथ इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो फिर बाद में ग्रुप में भेज दिया जाएगा, डोंट वरी। सर आप स्क्रीन शेयर कर देना और हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग भी ट्राई काफी स्टार्ट ट्राई हो की है मैंने, लेकिन कोई उसमें टेक्निकल इश्यू आ रहा था। लेट मी ट्राई अगेन। ओके जी, अब नज़र आ रही होगी आई थिंक। यस सर अब स्टार्ट हो गई है स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है जी। आप देखो ये जो ये भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है। इसमें हमने जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो लिटरेचर की बेसिक डेफिनिशन लिखी है, उसकी जानिब बाद में आते हैं। फिर नीचे मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर है जी इट्स रिच हिस्ट्री एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जॉनरास ऑफ लिटरेचर। ये सारी चीज़ें नीचे आके मैं फिर आपको बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसकी हिस्ट्री है, और वो भी जो बेसिक हिस्ट्री है। देखिए, मैंने शायद पहले भी कहीं मेंशन किया है कि ये जो इंग्लिश हिस्ट्री है, बेसिकली ये हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंग्लिश पीपल। बट हु आर इंग्लिश पीपल? जनरली ये कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो इंग्लैंड में रह रहे हैं। इंग्लैंड के भी बेसिकली दो हिस्से हैं, एक को इंग्लैंड कहते हैं, दूसरे को वेल्स। वेल्स में जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें वेल्श कहते हैं। फिर इसके मतलब एक और भी बात कही जाती है कि जी ये तो यूके है। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम जो है, इसमें बेसिकली दो चार फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। एक है स्कॉटलैंड का, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड जो है। एक आपने आयरलैंड का नाम सुना होगा, जो उनकी क्रिकेट टीम भी और बाकी सारी चीज़ें इनसे मिलती जुलती हैं। तो उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली थी अंग्रेज़ों से। वो स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल आप बस यही ज़हन में रखें कि दिस इज़ एन आइलैंड, और ये आइलैंड कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है। पाकिस्तान का जो रकबा है ये 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, और इंग्लैंड का रकबा पाकिस्तान के मुकाबले में जस्ट 33% है। ठीक है, उनकी आबादी जो है वो 9 करोड़ है, और हमारी आबादी अब 24 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाली है, तो ये भी ऑलमोस्ट कोई 33% ही बनता है। और इंग्लैंड इतना, यानी उस छोटे के हिसाब से आप देखें ना, वैसे तो डेजर्ट सहारा जो है इसके मतलब कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा है। तो इंग्लैंड के मतलब कहा जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, कि अगर इंग्लैंड को जो डेजर्ट सहारा है उसमें रख दिया जाए, तो ये ऐसी बात है जैसे आप अपने घर में से सुई ढूंढ रहे हो। सुई फिर भी मिल जाएगी, इंग्लैंड की जो है ना छोटापन, वो सहरा सहारा के मुकाबले में इतना ज्यादा है। अब देखें, जो लोग जहाँ रह रहे होते हैं ना, ज्योग्राफी जो है वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है। टिम मार्शल की एक बुक है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। उसमें वो ये बात बताता है कि जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, जो हमारी ज्योग्राफी होती है वो हमारी शख्सियत जो है उसको शेप करने में बड़ी हेल्प करती है, और हमारे ऊपर असरअंदाज भी होती है। जैसे आप हमें देख लें, हमारे ऊपर कर्स ऑफ ज्योग्राफी है। हमारे इर्द गिर्द जो हमारे हमसाए हैं, वो आप हमारी कह लें हमारे अपने कामों की वजह से या उनके कामों की वजह से हमारी ज़िंदगी आसान नहीं रही। ये जो सुसाइड अटैक्स होते हैं, ठीक है, जो खुदकुश बमबार जो होते हैं, ये तालिबान वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें ये वही कर्स है, कर्स ऑफ ज्योग्राफी है। ये तो खैर हमारा बेसिक अभी पॉइंट नहीं है। हमारा बेसिक पॉइंट जो है वो ये है कि इंग्लैंड की जो ज्योग्राफी है ना, वो उसमें एक तो बात ये है कि ये पहाड़ी इलाके के लोग हैं। दूसरा, आप हार्डी को जब पढ़ेंगे तो हार्डी क्या बात करता है, हार्डी एक रीजन की बात करता है, और वो रीजन वो है जिसको वो हीथन सेटिंग्स बोलते हैं। हीथन सेटिंग्स वो होती हैं जहाँ पे बड़ी मुश्किल लाइफ होती है, जहाँ पे लिटरली नजर आती है दैट गॉड इज इनडिफरेंट टू ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ पे लाइफ गुजारना बड़ा मुश्किल है। फिर ये पहाड़ी इलाके के लोग हैं। पहाड़ी इलाके के लोग वैसे भी कहा जाता है कि क्योंकि उनको ज़रा मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, तो उनका माइंड ज़्यादा काम करता है, वो मुश्किलात को ज़रा आसानी से फेस कर सकते हैं। इन एडिशन टू इट, इंग्लैंड इज़ अ कोस्टल लाइन, चूँकि ये एक आइलैंड है,
समंदर के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर इसका एक बीच है जिसको डोवर बीच बोलते हैं। तो ये नहीं है कि इंग्लैंड ने फौरन तरक्की कर ली थी। शुरू-शुरू से मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ। इंग्लैंड के आप अगर हमसाया देखेंगे तो फ्रांस है, फ्रांस के साथ इनके ताल्लुकात जो हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक तो इतने पुरअमन रहे ही नहीं हैं। अगरचे ये एक-दूसरे के एलाइज़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने 100-100 साल जंगें भी की हैं, जिसे 100 ईयर वॉर के नाम से भी याद किया जाता है। काफ़ी सारे जो हमलावर हैं, वो फ्रांस से ही इंग्लैंड पे हमलावर होते रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है ना, ये साथ-साथ चलती रही हैं इंग्लैंड वालों के। अब इंग्लैंड के जो बेसिक बुनियादी लोग थे ना, चूँकि ज़मीन पे पहले तो इंसान थे ही नहीं। वो जो जैसे आपने भी मुख्तलिफ बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे युval नोह हरारी की बुक है, सैपियंस हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियंस, तो उसमें भी वो यही बात बताता है, बाकी हिस्टोरियंस भी यही बात बताते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं, उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं और अफ्रीका से ही वो फिर पूरी दुनिया में फैले हैं। तो पता नहीं अफ्रीका से जो भी था यूरोप पहुँच गया। फिर यूरोप जो मेनलैंड यूरोप वो है जहाँ ममालिक एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं। वो जो है वहाँ से कुछ लोग इंग्लैंड आए, तो उन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। ये एडी की बात है, बीसी की बात है, यानी बिफोर क्राइस्ट की बात है। उनने जब रहना शुरू कर दिया तो दे डिड नॉट नो क्रिश्चियनिटी। उन लोगों को केल्ट कहा जाता था, CELT केल्ट। ठीक है जी, रहते रहे वहाँ। अब होता क्या है कि दुनिया में हर वक़्त जो है ना, कहीं न कहीं कोई न कोई सुपर पावर एग्ज़िस्ट कर रही होती है। वो सुपर पावर उस ज़माने में रोम थी। तो रोम के जो लोग थे उन्होंने इधर अटैक्स करना शुरू कर दिए। वैसे तो उन्होंने बहुत पहले अटैक्स शुरू किए थे 43 बीसी में और 55 एडी में जाके कोई यहाँ से ये निकल लिए थे 55 एडी में। जूलियस सीज़र जो था, जो बड़ा मशहूर है, वो भी इधर इंग्लैंड में आया था। जो रोमन्स थे वो इधर हुक्मरानी कर रहे थे और रोमन्स ने काफ़ी सारी दुनिया पे हुक्मरानी की हुई थी। अब फिर इश्यू ये हुआ कि जो रोमन एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट शुरू होना हो गई। जब लोग आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं तो सुपर पावर ख़ां कितनी पावरफुल क्यों ना हो, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वीक हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, जो भी आप कह लें। तो जब ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुए, तो इन्होंने अपनी जो उनके ट्रूप्स थे, रोमन ट्रूप्स, दे विथड्रू एंड वेंट बैक टू रोम। इसको हम कहते हैं कि जब पावर नहीं रहती ना, तो फिर मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, इराक में जब तक अमेरिका मौजूद था, सद्दाम हुसैन मौजूद था, तो दाइश का नाम भी नहीं था। दाइश जिसको इंग्लिश में ISIS बोलते हैं, दौलत इस्लामिया फिल इराक व शाम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। शाम में खाना जंगी शुरू हो गई थी, सिविल वार जिसको 2011 में जो शुरू हुई थी। बशार अल असद जो है, जो आजकल भी फाइट कर रहा है। उसमें इश्यू क्या हुआ कि कुछ इलाके ऐसे हो गए जहाँ लॉ की हुक्मरानी नहीं रही। जब लॉलेसनेस हो जाती है ना, तो उसमें फिर लूटर्स आ जाते हैं, प्लंडरर्स आ जाते हैं, जो लोग उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो आ जाते हैं। तो इधर भी यही हुआ, मौके से उठाने में फ़ायदा आ गया जी। लोग और वो लोग कौन थे? वो स्कॉट्स थे। स्कॉटलैंड के लोग जी इन पे हमला करते, इर्द-गिर्द के और लोग जो थे वो हमला करते। अब केल्ट जो थे ना, वो तो बड़े कमज़ोर थे। उन्होंने दे सेंट द प्लीज़ टू रोम एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। लेकिन जब बंदा किसी से हेल्प माँगता है तो उस वक़्त हेल्प पहुँचती ही नहीं है। हिस्ट्री में भी यही होता है, अब भी हमारे साथ यही हो रहा है। हेल्प क्या पहुँचनी थी? रोम अपने मसाइल हल कर रहा था। तो वो अपनी डिसइंटीग्रेशन का द स्टेट देयर एम्पायर वाज़ डिक्लाइनिंग व्हिच वुड बी रोमांटिसाइज्ड इन द हिस्ट्री लेटर ऑन। आप आगे जाके एक MCQ अभी ज़हन में रख लें कि एक बुक है जी, द राइज़ एंड फॉल ऑफ रोम, एडवर्ड गिब्बन की। उसने उसमें बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि किस तरह ये ताकत में आए थे और फिर किस तरह ये डिसइंटीग्रेट हुए। तो वो तो आए नहीं हेल्प करने को। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जी जर्मैनिक ट्राइब्स हैं, उनके नाम है, एक का नाम एंगल है, सैक्सन है और ज्यूट्स हैं। तो ये जो 3 कबीले इनको आवाज़ देते हैं, ये हमारी हेल्प को आ जाएँगे। दे कॉल्ड फॉर हेल्प, हेल्प रीच्ड बट इन अनदर फॉर्म। द पीपल हू केम दे वांटेड टू डोमिनेट द Celtic people.
उन्होंने जो केल्टिक पीपल लोग रह रहे थे वहां पे, मेन ब्रिटेन जिसे कहते हैं मेनलैंड ब्रिटेन, वहां से इन्हें भगा दिया। जंगे शंगे हुई, जंगे तो खैर जरा वास्ट लेवल की बात होती है, इसे आप वो कह सकते हैं, बैटल कह सकते हैं। उसके नतीजे में जो कैट लोग थे वो छोड़ के भागे और वेल्स में जा घुसे। वेल्स पहाड़ी इलाका है, तो ये जो था जी इधर वेल्स पे वो आने से रहे। उन्होंने मेन जो था ना, ये 3 कबीले थे, एंगल्स, जूट्स एंड सैक्सन्स, वहां पे अपनी हुक्मरानी शुरू कर दी। अब हुक्मरानी जी ये ऐसे ही चलती रहती। कबीले जो थे उनके अपने कल्चर थे, लेकिन एक बात ये थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें कल्चरल ओरिएंटेशन आने लग गई, किसी न किसी हद तक उनमें यूनिटी आनी शुरू हो गई। बट जस्ट कीप इन माइंड दैट दे वर पैगन्स। वो पैगन्स थे। पैगन्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़बान में कुफ़ार बोलते हैं या काफ़िर बोलते हैं। ये काफ़िर या कुफ़ार वो लोग थे जो सूरज की जो है ना वो पूजा करते थे। और सूरज की पूजा करने वाले लोग कौन होते हैं? जिसे हम जी अब मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। दे फॉलो डिफरेंट डाइटीज़, दे हैड देयर ओन गॉड्स एंड न्यूमरस गॉड्स। और स्टोनहेंज का नाम आपने सुना होगा। ये इंग्लैंड में आज भी एक जगह है जहाँ आपको कुछ और नज़र नहीं आता सिवाय पत्थरों के, रॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं। उनकी भी वहाँ पे एक स्पेशल जगह थी जहाँ पे ये वर्शिप करते थे। अब देखिए ना इससे हुआ क्या है? ये शायद इसी तरह चलता रहता, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो थी ना, उसको जितना सप्रेस करने की कोशिश करते थे, ये उतनी ही फैल रही थी। और इसके पीछे एक ही चीज़ थी, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ पीस जो हज़रत ईसा ने दिया था। और क्या कहा था? ये कहा था कि अ, अगर आपको कोई दाएँ गाल पे थप्पड़ मारता है, तो आप अपना बाएँ गाल पेश कर दो। और एक जो सेंस ऑफ परसिक्यूशन होती है, सेंस ऑफ परसिक्यूशन, आपने भी शायद एक वर्ड सुना होगा, परसिक्यूशन मैनिया। परसिक्यूशन मायनिया क्या होता है जी? परसिक्यूशन मायनिया है कि जिसमें आप किसी पे जब ज़ुल्म करते हैं ना, तो उन लोगों में एक सेंस आ जाती है कि ये ज़ुल्म जो है ना, ये हम पे इसलिए कर रहे हैं कि हम डिज़र्व नहीं करते इस ज़ुल्म को, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ये ज़ुल्म किए जा रहे हैं। उसके बेस पर वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तरक्की करना शुरू हो जाते हैं, प्रॉस्परस बन जाते हैं। क्रिश्चियनिटी भी इसी वजह से फैली, और ये जो यहूदी हैं इन्होंने अभी तक अपने आप को इसी बेस पर ही मेंटेन किया हुआ है। दरमियान में जब इन पे बड़े मुश्किल हालात आए वर्ल्ड वॉर 2 में, उन्होंने यही इनमें परसिक्यूशन मैनिया जो था, इट प्रिवेल्ड एंड दे गॉट सक्सेसफुल। अब क्रिश्चियनिटी चूंकि इधर उधर फैल रही है, इटली से बाहर निकली है, ठीक है, तो आगे जा रही है जी। आगे क्यों जा रही है आप देखिएगा। ये इंग्लैंड में आ गए हैं, और इंग्लैंड में आने के बाद क्या हुआ है कि पोप ग्रेगरी एक बंदे का नाम है, उसने 596 एडी में पहली मोनास्ट्री कायम की इंग्लैंड में। मोनास्ट्री कहते हैं जी, ये जो हम हमारे यहाँ आप इसको मदरसा टाइप कह सकते हैं, रिलीजियस, जहाँ पे बंदे स्टे करते हैं, प्रीस्ट, पादरी, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। इन्होंने लोगों को जी प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया अपने, जिसे वो कहते हैं रिलीजन। विद द प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, the rise of Christianity came in England and it spread like a wildfire। अब वाइल्ड फायर की तरह फैली है, तो जाहिर सी बात है लोगों ने भी इसको मानना शुरू कर दिया है। क्रिश्चियनिटी जो है आज तक भी यही कहते हैं कि हमारा काम ही यही है कि हमने लोगों को इल्म की रोशनी से रोशनास करवाना है। उस ज़माने में जब होल ऑफ द यूरोप वाज़ इन द प्लंज ऑफ डार्कनेस, तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक खुश-आइंद चीज़ थी, जिसने लोगों को नई तवक्कुआत दी, नई होप्स दी, उन्हें सोशल बॉन्डिंग दी, सोसाइटी को बेसिक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लोग एक-दूसरे के साथ उठने-बैठने लगे, लोग किसी ज़ाब्ते के पाबंद हो गए। लेकिन अभी तक ये सोसाइटी क्या थी? ट्राइबल सोसाइटी थी, जिसमें कोई चीफ़्स तो थे, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, कोई किंग नहीं था। अब इंग्लैंड जो है ना, ये हमेशा से खतरात की ज़द में रहा है। अब तो नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारा रहा है। और इनमें ये इंक्लिनेशन टू वार है भी सही। ये किसी न किसी हालत में ना जंग जारी रखना चाहते हैं। ये इनके जीन्स में चली आ रही है चीज़। ज़्यादा दूर की बात नहीं, लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ना ब्रिटेन वाले ये बड़े पुरअमन हो गए हैं। इसके बाद भी इन्होंने कुछ कोशिशें की हैं, जैसे 1981 में इन्होंने मार्शल आइलैंड एक जगह का नाम है, वहाँ पे हमला कर दिया था। ठीक है, फिर 2001 वाले जो ये इराक पे हमला था, अफ़गानिस्तान पे हमला था,
टोनी ब्लेयर उस वक्त उनका प्राइम मिनिस्टर था, उसने बुश के साथ मिलकर सारी प्लानिंग की थी। तो अभी भी ये ऐसा नहीं कह सकते कि एक पीसफुल कंट्री है। लेकिन हम पीछे जाते हैं वहां जब पे चीफ एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इधर उधर से लड़ाइयाँ हो रही हैं जी, उन पे मुख्तलिफ लोग जो हैं, खास तौर पर जिन्हें हम नॉर्थमैन बोलते हैं, ये जो आते थे जी, मेनलैंड जो यूरोप है, स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड आजकल है उस वक्त नहीं था, ये हो गया, यहाँ से लोग आते थे, इन पे हमले करते थे। ये भी जवाबन जवाब देते थे। फिर नॉर्मेंडी से कुछ लोग आ जाते थे। नॉर्मेंडी फ्रांस का एक बीच है, काफी खूबसूरत इलाका है। तो ये जो लोग आते थे इन पे हमला करने, इसके जवाब में लोग इकट्ठे हो गए जी। वेसेक्स में एक किंग आया, ये पहला आप कह सकते हैं बाकायदा किंग, उसका नाम था अल्फ्रेड। 871 जो है ना, उसमें वो बादशाह बना और 899 में उसकी डेथ हुई थी। इसने सारे लोगों को यूनाइट किया और उन लोगों को शिकस्त दी। और ना सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि जिसको हम कहते हैं पै दर पै शिकस्त देना, सक्सेशन में इसने इन्हें शिकस्त दी। जो नॉर्मेंडी से लोग आ रहे थे, जो बाकी यूरोप से लोग आ रहे थे इन पे हमला करने, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये मजबूत होने शुरू हो गए। फिर इसी तरह से ये जो जिसको हम बोलते हैं ना, अब सुन लें जी, इंग्लिश हिस्ट्री जो है उसको कुछ एराज में या पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो हमारे पास एरा है ना, उसको बोलते हैं हम डार्क एजेस। ये जो डार्क एजेस है ना, ये 450 से लेकर 1066 तक, बाज लोग कहते हैं 1100 तक थी। ठीक है, ये पहली डार्क एजेस थी, जिसकी भी मैंने आपको सिंपल सी स्टोरी सुनाई है, और सिर्फ वो स्टोरी सुनाई है जो लिटरेचर की नहीं है। लिटरेचर की स्टोरी बाद में। फिर दूसरा एरा जो है, जिसको मेडिवल एजेस कहते हैं, ये 1066 से 1485 तक जारी रहता है। तीसरा एरा जिसको हम बोलते हैं रेनेसांस, 1485 से लेकर 1600 तक, जिसमें रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुई, ये है वो है, ये सारी चीजें, ये सारा बेसिकली हुआ ट्यूडर मोनार्की की वजह से था। ट्यूडर मोनार्की के जहाँ पे बहुत सारे फ्लाज थे, वहां पे एक फायदा ये था कि इन्होंने चर्च को अलहदा कर लिया था। वो स्टोरी आगे आगे सुनाता हूँ मैं फिर। 1600 से 1660 तक जी, जिसे हम अगस्टन एज कहते हैं। फिर एज ऑफ रीजन आई, फिर रोमांटिसिज्म आया जी, 1798 से लेकर 1832 तक। फिर 4-5 साल, बाद लोग कहते हैं 1837 तक है, बाद लोग 1832 तक कहते हैं। 1832 में एक बड़ा अहम कानून पास हुआ था, जिसको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, 1832 में इंग्लिश पार्लियामेंट में, जिसमें लोगों के बुनियादी हकूक की जो है ना, वो गारंटी दी गई थी। 1837 में जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, उसने अपना रूल स्टार्ट किया, और 1837 से लेकर 1901 तक उसने अपना हुक्मरानी की। इसको हम कहते हैं विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा के बाद जी हमारा मॉडर्न एरा आ जाता है, 1950 तक आप कह लें, जिसमें 2 वर्ल्ड वार हुई, बरतानिया मजीद मजबूत हुआ, अमेरिका जो है वो सुपर पावर बन गया दुनिया की, साथ साथ रशिया भी। रशिया ने बाद में आके डिसइंटीग्रेट किया। तो 1950 के बाद का जो एरा है ना, उसे लिटरेरी जबान में हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा। तो 2008 तक पोस्ट मॉडर्न एरा कहा जाता है। 2008 के बाद का जो एरा है ना, इसको आप मतलब दो लिहाज से इसको कहा जाता है। एक कहते हैं इसको डिजिटल एरा, ठीक है, चूंकि इसमें सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। और दूसरा कहते हैं पोस्ट पोस्ट मॉडर्न। चलो ये तो अभी रिसेंट की बात है। अब हम पीछे जाते हैं जी, जहां से हमने अपनी बेसिक जो स्टोरी है ना वो शुरू की थी। वो बेसिक स्टोरी हमें क्या बताती है? वो बेसिक स्टोरी हमें ये बताती है कि उस जमाने में जो लोग थे, तो वो बेसिकली क्या चीज स्टडी कर रहे थे, क्या चीज पढ़ कैसे रहे थे। चूंकि मैं आपको बता के गया हूँ कि वो तो जो थे लोग, तो सारे इस तरह के थे कि जो कुछ पढ़ नहीं सकते थे। दे वर इलिटरेट, दे हैड ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स एंड दे हैड एन अर्ज टू फाइट ओवर नथिंग। तो फिर ऐसे लोगों को कौन सीधा करेगा? ऐसे लोगों को क्रिश्चियनिटी सीधा करेगी। अब क्रिश्चियनिटी जो है, देखें, कुछ लैंग्वेजेस, 2-3 लैंग्वेजेस आप ऐसी हैं ना जिनका बड़ा असर रहा है दुनिया पे। एक जिसको हम हिब्रू लैंग्वेज कहते हैं, यानी इब्रानी जबान। दूसरी फिर है जी अरेबिक लैंग्वेज। और तीसरी है जी लैटिन लैंग्वेज। ये मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के लिहाज से आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे तो ग्रीक एक बहुत ही अहम लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत कुछ जो है ना वो लैटिन और ग्रीक से ही यूरोप जो है उसने स्टडी किया और फिर आगे लोगों को भी समझाया। अब ये तो जो है ना इसकी बुनियादी हिस्ट्री है। अब जब क्रिश्चियनिटी आ गई है, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों ने समझना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो लिटरेचर था वो भी चेंज होना शुरू हो गया।
पहले लिटरेचर ये होता था जिसको हम कहते हैं वर्बल लिटरेचर, ओरल फोक टाइप, जिसमें लोग ज़बानी तौर पर चीज़ें याद कर लेते थे और फिर उसी को याद रखने की कोशिश करते थे। अब चूँकि लोग फिर पढ़ना शुरू हो गए हैं, ये 596 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। 596 में जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो 650 तक रहा था। यानी 650 में ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा था कि लोग पढ़ सकते थे, लोग सुन सकते थे, लोग समझ सकते थे। उसका फ़ायदा भी हुआ। तो जो चीज़ें थी वो स्क्रिप्चुअल बेस पे, रिलीजियस बेस पे, आप जैसे भी कहें, वो बेटर होना शुरू हो गई। लोग लिटरेचर को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए। अब मैंने आपको पहले भी जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना उसमें पढ़ाया था कुछ, और वो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि उस ज़माने में लोग जैसे हमारे यहाँ किस्से नहीं बयान किए जाते, ऐसे ही हेरोइक स्टोरीज़ पेश करते थे। उन्हें कहा जाता था स्कॉप्स। तो ये जो स्कॉप्स थे ना, ये जगह-जगह जाके लोगों को कहानियाँ सुनाते थे, पढ़ते थे, लोग भी सुनते थे। उस ज़माने में जो वो कहानियाँ सुनाते थे उसको हम कहते हैं हेरोइक पोएट्री। चूँकि इंसान जो हैं वो किसी भी दौर में रहे हों, इंसानों की हिस्ट्री ये बताती है दैट दे लाइक सुपरनेचुरल सेटिंग्स, सुपरनेचुरल सीनरी, जिसे हम कहते हैं सुपर ह्यूमन पावर। आपने भी सुनी होगी देव की कहानी, परी की कहानी, फेरी टेल्स, वो पुराने ज़माने की कहानियाँ थी। अब आजकल की जो स्टोरियाँ हैं, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, फिलामैन है, वो किस चीज़ के हैं? वो भी सुपर हीरोज़ हैं, और वो भी सुपरनेचुरल, उसमें भी मशीनरी से काम लिया जा रहा है। किसी का कोई सर सवाल है? सॉरी टू इंटरप्ट सर। जिस तरह से ग्यूलिवर ट्रेवल्स था सर, उसको सुपर, वो कह सकते हैं सुपर नेचुरल किस्म की वो स्टोरी। यार इट डिपेंड्स कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। अगर हम उसको किसी हद तक, बात तो ठीक है वहाँ पे कि जो गुलिवर्स ट्रैवल है, अगर वो जो लैंड ऑफ लिलिपुटियंस है वहाँ जाता है तो वहाँ पे 6 इंच के जो है टोटल इंसान है। तो उसके मुकाबले में ये तो जायंट एक कैरेक्टर बन जाता है। फिर जो ब्रॉबडिंग नेग है वहाँ जब ये जाता है तो वहाँ पे जायंट साइज़ के लोग हैं और ये उनके सामने बोना है। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे सुपरनेचुरल एलिमेंट आ जाता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मोर प्रोनाउंस्ड। जो मोर प्रोनाउंस्ड है ना, वो फिर बाकी चीज़ें हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुपरनेचुरल मशीनरी जहाँ पे आ जाती है। जैसे वो शेक्सपियर का आप ड्रामा देखिए ना, टेम्पेस्ट, वहाँ पे जो एरियल है, कैलिबान है, तो खुलकर सामने आ जाती हैं चीज़ें। समझ आ रही है? सर मुझे बहुत अच्छी, मैं मतलब जो पॉइंट मैं वो मेरे जहन में था वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सर। ओके यूसुफ, ओके। तो हाँ, मैं आपको उस ज़माने में कह रहा था कि वो हेरोइक पोएट्री होती थी। उस हेरोइक पोएट्री की एक मिसाल है जी बीओवुल्फ। बीओवुल्फ आपने भी सुना होगा, ये बड़ी मशहूर और फ़ेमस नज़म है इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश वर्क की, और इसने इंग्लैंड में एपिक स्टेटस हासिल किया है। बल्कि अब भी जब आप पुराने ज़माने का लिटरेचर पढ़ेंगे ना, तो इंग्लिश में आपको एक ही पुराने ज़माने की जो एपिक है वो नज़र आएगी, जिसको हम बीओवुल्फ कहते हैं। दूसरी आपको वो जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर था, ओविड की जो थी और होमर की जो थी एपिक्स, वो तो ख़ैर वो और ही लेवल है, वो तो और ही बात है। यूरोप में देखेंगे तो आपको एक एपिक ऑफ गिलगामेश नज़र आएगी, इसके अलावा एपिक, नेशनल एपिक का स्टेटस आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। ठीक है, फिर ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गई 1066 में, तो उसके बाद हालात चेंज होना शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले कुछ लोग आए जी, जिन्होंने इसको बेहतर करने की कोशिश की, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा जो वेनरेबल बीड है, वो बीड जो था ना उसने राउंड अबाउट को 40 बुक्स जो है ना वो लिख डाली थी। ठीक है, उसकी सारी बुक्स तो सर्वाइव नहीं करती, लेकिन कुछ बुक्स सर्वाइव करती हैं। जैसे एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है, ये उधर उस दिन मैंने नोट्स शेयर कर दिए थे, अगर आप लोगों को नहीं मिले तो मैं दोबारा भेज दूंगा पूरा का पूरा। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एक ही बंदे की वजह से आई हैं, और उस बंदे का नाम भी मैं आपको बता गया हूँ, किंग जो है, किंग ऑफ वेसेक्स, किंग अल्फ्रेड, उसकी वजह से। फिर क्रिश्चियनिटी जो थी, जैसे आप हमारे यहाँ कहते हैं कि मुस्लिम्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पे इल्म की रोशनी फैलाई। जहाँ पे भी रिलीजन जाता है ना, शुरू शुरू में तो रिलीजन ही ये सारी चीजें देता है। आपको कल्चर भी देता है, आपको डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग भी देता है, आपको इवन इन सम फॉर्म्स पोएट्री भी देता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ।
अब उस ज़माने की जो पोएट्री है ना, उसकी आप पहले कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लें। ये जो पोएट्री थी ना, एक तो मैं जैसे आपको बता गया हूँ कि ये एपिक पोएट्री थी, ठीक हो गया। दूसरा फिर ये पोएट्री है हैजियोग्राफिक पोएट्री, हैजियोग्राफी। हैजियोग्राफी पोएट्री वो होती है जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं कि कसीदा पढ़ रहा है फिलां शख्स, तो ये बेसिकली उस ज़माने में जो सेंट्स थे, उनके कसीदे लिखे जाते थे, उनकी शान में लिखे जाते थे, तो उसको हैजियोग्राफी है। फिर जी सरमन्स काफ़ी ज़्यादा लिखे जाते थे और इसके अलावा उस ज़माने की बहुत ही ज़्यादा जो पोएट्री में भी चीज़ थी, वैसे भी लोग पसंद करते थे क्योंकि ये ओरल लिटरेचर था, ज़बानी तौर पर याद रखा जाता था, फ़ोक था। इसको हम बोलते हैं जी रिडल्स। पोएट्री वाज़ रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ रिडल्स। ठीक है, कोई रिडल पेश करेंगे, लोग भी उसमें दिलचस्पी लेंगे, तो नई चीज़ भी होगी, सस्पेंस भी होगा, तो रिडल्स का बहुत ज़्यादा ज़ोर था और फ़ोकस्ड होकर रिडल्स लिखी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता था। अब लोग पसंद भी करते थे। हाउएवर व्हाटएवर यू कैन से, उस ज़माने की एक बड़ी मशहूर पोएम है जिसको हम बोलते हैं विडसिथ। विडसिथ जो है ना, ये बेसिकली 3-4 हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स। एक है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, ये विडसिथ उसमें पाई जाती है जी। तो ये विडसिथ की जो पोएम है या जो पोएट्री है, ये एक और मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको एक्सीटर एक्सीटर बुक बोलते हैं, वो उसमें भी पाई जाती है। इसमें भी बेसिकली स्टोरी बयान की गई है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ गॉड्स एंड हॉर्न्स। तो इसको आपने ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ज़हन में रखना है कि विडसिथ एक पोएम है, ये कभी आ सकती है उसमें एमसीक्यूज में। फिर उस ज़माने की एक और पोएट्री जो पोएम मशहूर है, उसका नाम है बैटल ऑफ मेल्डन। बैटल ऑफ मेल्डन जो है, ये भी हिस्ट्री के साथ डील करती है कि किस तरह किंग अल्फ्रेड जो था उसने मेल्डन की जंग जीती। और बैटल ऑफ मेल्डन का ईयर भी आप याद रख लें, ये 991 में यानी 991 में लिखी गई थी। ठीक है। और इसके अलावा ओरल ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा थे, जैसे मैं आपको बता गया हूँ जी कि बीओवुल्फ लिखी गई, सिर्फ लिखी ही नहीं गई। और इसकी आप अगर याद रखना चाहती हैं तो ये ज़हन में रख लें, ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। 3182 लाइन्स थी बीओवुल्फ की। और ये मैं आपको ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये कहाँ से दी है, ये माइकल अलेक्जेंडर की एक बुक है, हिस्ट्री अ शार्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं फिर ये आपको ग्रुप में भेज दूँगा। 3 किताबें आप लाज़मी अपने ज़हन में रखें कि आपने एक एक या तो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है बाय बाय एम.एच. एब्राम्स, वो करें। अगर वो नहीं है आपके पास या आप स्टडी नहीं कर सकते तो आप एक और बुक है डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, और राइटर अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, आसान सा नाम था उनका, वो करें। मैं नाम आपको बता दूँगा देख के। और हिस्ट्री की जैसे मैंने आपको ये बुक बताई है, या फिर लॉन्गमैन की, या कोई भी अच्छी-सी बुक तैयार कर लें। लिंग्विस्टिक्स की एक ही बुक है सर जिसको हम हाँ मार्टिन जी। ग्रे की है वो हुँ, डिक्शनरी। जी। मार्टिन ग्रे की है डिक्शनरी। हाँ, हाँ, मार्टिन ग्रे की है डिक्शनरी, बिल्कुल। या तो वो कर लें या फिर एम.एच. एब्राम्स वाली कर लें। ये 2-3 चीज़ें जब आप ये बुक्स पढ़ लेंगे तो फिर आपका लिटरेचर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये भी फिर माइकल अलेक्जेंडर की बुक में से ही मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि अपनी तैयारी के वक़्त भी मैंने वही बुक यूज़ की थी। तो 3-4 शायर जो हैं उनके आप नाम याद रख लें, और या 3-4 पर्सनैलिटीज़ जिसे आप कह सकते हैं। एक है कैडमन, ये भी शायर था और मौलवी किस्म का शायर था। फिर बीड है, तो बीड आप यूँ समझें कि उस ज़माने का अल्लामा इकबाल था। फिर है जी साइनी वुल्फ। कैडमन की जो सर्वाइविंग वर्क है ना, उसको हम कहते हैं कैडमन्स हिम, ठीक है? और बाकी ये जो पोएट्री है ना, ये जर्मैनिक लैंग्वेजेज़ की इसमें मिसालें मिलती हैं। मुकम्मल तौर पर जर्मैनिक नहीं है, ओल्ड इंग्लिश इसको हम बोलते हैं। फिर एक और पोएम आप जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए ज़हन में रखें, इतनी ज़्यादा डिटेल में इसको आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि ना इधर से कुछ ज़्यादा पूछा जाता है और ना ही इधर से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। उस पोएम का नाम है जी द ड्रीम ऑफ द रूट। और इसके साथ-साथ 2 पोएम्स और हैं, एक को हम बोलते हैं द वांडरर और दूसरी का नाम है द सीफारर, द वांडरर एंड द सीफारर। ये आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए इन पोएम के नाम याद रखने हैं। एक और जो एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है वो है जी किंग अल्फ्रेड का नाम, ठीक है? और जो बुक मैंने आपको बताई है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये
विनरेबल बीड ने लिखी थी। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि उसका खिताब क्या था, तो वो है जी विनरेबल बीड। एमसीक्यूज के लिहाज से एक और अजीन आप अपने ज़हन में रख लें, बीड जो था वो 670 में पैदा हुआ, बाज लोग कहते हैं 672, तो ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। अगर 670 या 672 इन दो में से कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो दोनों ठीक ही कंसीडर होंगे। और ही डाइड इन 735, ठीक हो गया जी। अब 1066 जो है, यहाँ आके जिसको हम डार्क एजेस कहते हैं, वो खत्म हुई। और जब डार्क एजेस खत्म हुई तो उसके बाद दूसरा एरा स्टार्ट हुआ जिसे हम कहते हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर। मिडल इंग्लिश लिटरेचर जो है ये स्टार्ट हुआ था 1066 में, और इसका एंड हुआ 1500 पे। बाज लोग 1500 कहते हैं, बाज लोग 1485 कहते हैं, लेकिन बेहतर 1485 है, क्योंकि 1485 में आफ्टर वार ऑफ 30 ईयर्स वार जो है वो 1455 में स्टार्ट हुई थी और 1485 में एंड हुई थी। तो उसके बाद जो ट्यूडर मोनार्की थी वो स्टार्ट हुई, जिसको हम हेनरी 7 कहते हैं। हेनरी 7 के बाद हेनरी 8 आया था, और उसी ही खानदान से बड़ा मशहूर नाम है क्वीन एलिजाबेथ 1, जो 1558 से 1603 तक जिसने हुक्मरानी की थी। तो ये जो है आपने अपने ज़हन में रखना है। और अभी आप लोगों के ज़हन में जो कोई क्वेश्चन है ना, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मेरा ख्याल है हमारी क्लास का जो टाइम है ना वो काफ़ी हो गया है, 5-10 मिनट मज़ीद क्वेश्चनिंग करते हैं। मैं आप लोगों को, हाँ, अब क्वेश्चंस के बाद ही मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या करना है जी। हाँ जी। हाँ सर, क्वेश्चन एक मेरे जहन में आ रहा है सर। हम्म सर ये जो आपने मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये सारा का सारा ये वो किया, और फिर आपने ये बताया कि जब कॉलोनियल पावर जो उसकी थी, इंग्लैंड की कॉलोनियल पावर्स थी जो वो अलहदा जब हो गई, तो वो तकरीबन पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 आपने बताया, इतना उसका एरिया तकरीबन रह गया है। सर मेरे जहन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है, वैसे तो ये हमारे मतलब आज के उसके लेक्चर का हिस्सा नहीं है सर। हम्म इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसफर मतलब मुख्तलिफ दूसरे कंट्रीज तक इंग्लिश लैंग्वेज ने ट्रांसफर कैसे किया? अमेरिका सर, अमेरिका की जब रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने जब वो किया था उसके ऊपर मतलब उसको दरियाफ्त किया था, उस वक्त अमेरिकन की नेटिव लैंग्वेज उस वक्त क्या थी, और बाद में आफ्टर दैट इन्वेजन ऑफ आई थिंक इंग्लैंड ने मेरे ख्याल से इन्वाइट किया था, उसके बाद उनकी फिर वो किस तरह से ट्रांसफर हुई इंग्लिश? तो दूसरे इसी तरह दूसरे कंट्रीज उनमें इंग्लिश कैसे मतलब वो ट्रांसफर हुई सर? यार यूसुफ, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, अगरचे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज़ अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 मिनट में ना इसका जवाब दे दूं। अब मेरी बात सुनो, आपने ये एक तो बात आपने ये कही है ना कि इंग्लैंड जो है वो बाद में रह गया, 1/3 पाकिस्तान का, इस तरह आपने इस बात को समझा है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड पहले ही 1/3 था। फिर उनके यहाँ जो जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कॉलोनियलिज्म, वो पूरी दुनिया में फैले, और वो इतना ज्यादा फैले कि इंग्लैंड की जो स्टेट थी ना, या जहाँ पे इंग्लैंड का आप कह लें कि कॉलोनीज थी, वहां पे सूरज गरूब नहीं होता था। यानी अगर फर्ज किया जापान है, तो जापान में सबसे पहले सूरज उभर रहा है। अब इन्होंने वेस्ट इंडीज के जो जजायर हैं, यहाँ पे भी इनकी अभी तक भी मतलब इनका जो किंग है ना, वो उनका किंग है वेस्ट इंडीज के कुछ जो जजायर हैं उनका। तो ये सारी चीजें जो है ना हाँ, अच्छा, जवाब की तरफ मैं आता हूँ, दरमियान में एक कॉल आ गई थी। अब जवाब सुने मेरा, कि ग्लोबल स्प्रेड हुआ, ग्लोबल स्प्रेड की वजह से इंग्लिश का भी जाहिर सी बात है स्प्रेड हुआ है। जहां तक अमेरिका का क्वेश्चन है, तो अमेरिका की जो हिस्ट्री है वो 2 मिनट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अमेरिका जो है ना, ये दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि इट वाज अ लास्ट कॉन्टिनेंट। नो वन न्यू अबाउट अमेरिका बिफोर 1492। अब 1492 से मुराद ये है 1492 से पहले किसी को पता ही नहीं था कि अमेरिका है क्या और कहाँ है। जो यूरोप था ना उस वक्त, वो इंडिया की जानिब रास्ता ढूंढ रहा था। क्यों रास्ता ढूंढ रहा था? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर वाले जो थे, जिन्होंने 1453 में ये जो सुल्तान मोहम्मद फातेह टू जिसे हम बोलते हैं, इसने इस्तांबुल पे कब्जा कर लिया था। अब ऑटोमन एम्पायर वाले दरमियान में, जैसे आपको पता है कि टैक्सेस लगते हैं, ये है वो है, तो चीजें उनके पास महंगी जा रही थी। उस वक्त इंग्लैंड जो है ना वो सुपर पावर नहीं था। पानियों की हद तक, यानी समंदरों की हद तक स्पेन जो था वो सुपर पावर था, और इसको इसका एक जिसको हम कहते हैं स्पेनिश आर्मेडा था।
वो उस वक्त की अपने ज़माने की बड़ी सुपर पावर सी पावर थी। कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि ये किसी दिन शिकस्त भी खा जाएंगे। अगर हिस्ट्री में शिकस्त और जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब ये जो कोलंबस था ना, ये वहां से निकला है, इसने कहा है जो स्पेन के बादशाह किंग रॉबर्ट थी और क्वीन इजाबेला थी, उन्होंने इसे फाइनेंस किया। ये वैसे जिंदगी में नाकाम शख्स था, लेकिन 1492 में इसकी किस्मत खुल गई। इसको 3 जहाज देकर रवाना कर दिया गया कि आप चलो इंडिया का डायरेक्ट रास्ता दरियाफ्त करोगे, और जो ऑटोमन्स हैं जिसे हम उस्मानिया सल्तनत कहते हैं, ये जो अर्तगरल की वजह से अब पाकिस्तान में मशहूर है, कि आप रास्ता दरियाफ्त करो। अब फिरते फिरते ये कहाँ जा निकला जी, इसको हम कहते हैं आइलैंड ऑफ बहामास। ये आजकल वेस्ट इंडीज में है, ये अमेरिका के बिल्कुल करीब है। अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड था जी। जो उस वक्त के लोग थे अमेरिका के रहने वाले, उन्हें कहा जाता था नेटिव अमेरिकन। और ये नेटिव अमेरिकन वो थे जो लास्ट टाइम आज से 10,000 साल पहले जमीन पे बर्फबारी का एक दौर आया था। पूरी जमीन पर हर जगह बर्फ ही बर्फ बिछ गई थी। तो उस जमाने में जो समंदर था उस पे भी बर्फ बिछ गई। कुछ लोग जो थे उन्होंने माइग्रेशन की, तो वो कहा जाता है कि रशिया से उन्होंने माइग्रेशन की थी। तो आपको पता होगा कि रशिया और अमेरिका का वैसे एक जगह पे फासला बिल्कुल रहता ही नहीं है। वो मैं आपको किसी दिन, आपने मुझे याद दिलाना है, सी वर्ड्स पॉली एक टर्म यूज होती है, उसके पीछे आपको सारा बैकग्राउंड समझा दूंगा। ये वहां पे पहुंचे, इन्होंने रहना शुरू कर दिया, इनकी नस्ल जो है फल फूल गई। अब ये जो लोग थे ना, ये सारे लोग जिसे हम कहते हैं, अगेन वही बात है, पैगन थे। ये मुख्तलिफ गॉड्स की पूजा करते थे। इन्हें कोई पता नहीं था कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, और बाकी दुनिया को कोई पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अमेरिका में आए थे ये स्पेनिश आए थे, फिर स्पेनिश के बाद जिन्हें हम पुर्तगाल वाले कहते हैं, पुर्तगेजी आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड वाले आए थे। और इंग्लैंड वाले जो थे इन्होंने सारे अमेरिका पे वो नहीं किया था कब्जा शब्जा, ये तो जस्ट 13 कॉलोनी से इनका आगाज हुआ था। ये आए वहां पे जेम्स टाउन की बुनियाद रखी 1607 में। फिर 1619 में पहला स्लेव जो था इधर अमेरिका की जो सरजमीन थी वहां पे लाया गया था। तो जो मकामी लोग थे वो बड़े सीधे साधा थे, और उन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई भी नहीं थी। इवन उनके यहाँ जो है हॉर्स, इट वाज रेयर। और बाकी दुनिया को तंबाकू का कोई पता नहीं था, ये लोग तंबाकू काश्त करते थे। इनको किसी वायरस का पता नहीं था। इवन इन्हें जो जिसे हम मीजल्स कहते हैं यानी चीचक, चीचक का भी कोई आइडिया नहीं था। तो चीचक से भी ढेर सारे लोग मारे गए। जमीन, इनके यहाँ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। ये कहते थे कि सारी की सारी जमीन जो है वो खुदा की है, तो आप जो मर्जी जहां मर्जी, बस सारे लोगों के लिए ये बराबर है। तो जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो एक और बात जो उनके कत्ल होने का सबब बनी, वो थी सोना। अमेरिका में बेइंतहा सोना था। आपको पता है कि समंदरों नहीं, सॉरी, दरियाओं में जो है वो सोना होता है बहुत ज्यादा। और आप अभी अभी आपने खबर पड़ी होगी कि पिछले महीने में 1 करोड़ से ज्यादा सोना जो है ना, 4 सदा के करीब, वो क्रेने श्रेने वगैरह लगा के एक बंदा निकाल रहा था। अभी अगर सोना मिल सकता है तो आप सोचो उस जमाने में कितना सोना होगा अमेरिका में, क्योंकि इट वाज अनएक्सप्लोर्ड, और वहां के लोगों को इसकी उसका पता ही नहीं था। तो जितना भी यूरोप था ना, ये जो अपने आप को सिविलाइज्ड यूरोप कहता है, इन्होंने वहां पे बकायदा जीनोसाइड किया। जीनोसाइड से मुराद होता है किसी की नस्ल को खत्म करने की कोशिश करना। इधर स्पेनिश, इसको स्पेनिश मैस्करेड भी कहा जाता है, स्पेनिश मैसेकर भी कहा जाता है। स्पेन वाले जो थे, आपने नाम सुना होगा, अभी भी कभी कभी जिक्र होता है। 3-4 सिविलाइजेशंस थी नेटिव अमेरिकन की। माया थी, इंका जिसको बोलते हैं इंका थी, पीरू थे। ये सारे नेटिव अमेरिकन थे। इनको इन लोगों ने चुन चुन कर मारा। तो चंद ही लोग बचे थे जिनको अभी भी नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। ये चंद लोग जो बचे हुए हैं ना, वही अब इनकी हिस्ट्री को मेंटेन किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब फातेह आता है तो अपनी जबान उस फिर साथ लाता है। ये नहीं है कि अमेरिका में अमेरिकाज इसको बोलना चाहिए, अमेरिकाज में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। इवन अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्पेनिश भी बोली जाती है। तो स्पेनिश आपको पता है और भी ढेर सारी जगहों पर बोली जाती है। फिर फ्रेंच बोली जाती है। तो ये 2-3-4 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्लंडरिंग की। तो इस वजह से ये जो है इनके यहाँ फिर फैल गई लैंग्वेज जो थी। फिर इसके बाद की हिस्ट्री मुख्तसर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लोग थे, क्योंकि इंग्लैंड से जो गए हुए लोग थे ना, ये आजकल जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर रहना शुरू हो गए। इनकी कोई 13 कॉलोनीज थी। वहां पे जो इंग्लिश हुकूमत थी उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। टैक्स भी इस किस्म के कि टी टैक्स है, क्वार्टरिंग का टैक्स है, इतने बेहुदा टैक्सेस लगाए गए ना कि अगर इंग्लैंड का कोई भी फौजी है
उसको रेड कोट बोला जाता था उस जमाने में, क्योंकि इनकी जो यूनिफॉर्म है ये रेड होती है। कि वो किसी के घर भी जाएगा, वहां पे ना सिर्फ उसे रहायश देनी होगी, खाना पीना देना होगा, जितने दिन मर्जी वो फौजी रहे। और अगर घर का एक रूम है तो उसमें वो फौजी रहेगा। तो जाहिर सी बात है, लोग कब तक ये बर्दाश्त कर सकते थे? लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। आपने एक वाकया सुना होगा, टी पार्टी जिसे कहा जाता है, बोस्टन में। उन्होंने उस जमाने में 2.5 मिलियन जो है डॉलर की टी डबो दी थी। तो आज के हिसाब से आप उसको बिलियंस में काउंट कर सकते हैं। तो बगावत हुई थी, जंग हुई थी 1776 से 1783 तक। उसी जमाने में दुनिया का पहला जो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है वो सामने आया था। तो इंग्लिश फिर इस वजह से भी फैल गई, क्योंकि लेटर ऑन जो अमेरिका था वो मजीद फैलता गया। फिर फ्रांस का जो किंग था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने आधा हिस्सा जो है ना, जिसको हम कहते हैं, अमेरिका को बेचा था। वो पहले उधर काबिज थे फ्रांस वाले। तो अमेरिका फैलता गया। फिर अमेरिका के फैलने का एक फायदा या नुकसान आप कह लें कि इंग्लिश जबान को भी हुआ, कि वो पूरी दुनिया में फैल गई। अब अमेरिकन इंग्लिश जरा और है, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपको भी डिफरेंस नजर आएगा। ये आपके सवाल का जवाब है यूसुफ। सर थैंक यू सो मच सर। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा जी मैं सेंड कर दूंगा। सर, क्योंकि मैंने हाफ से ज्वाइन किया तो मुझे समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ओके सर, थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो सारे लोग। एक मिनट, मैं अभी ये एक बात आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को रीडिंग मटेरियल सेंड करूंगा, वो आपने हर हाल में पढ़ना है, और वो पढ़ के ही फिर कल क्लास का हिस्सा बनना है। ओके सर, पढ़ लेंगे। सर मैं यही पूछने लगी थी कि रीडिंग मटेरियल हमें मिलेगा कि नहीं। नहीं नहीं, रीडिंग मटेरियल आपको जरूर मिलेगा, और टाइम निकाल के आपने पढ़ना भी है फिर। सर कल कल क्लास भी 8 बजे होगी? हाँ जी, क्लास हर रोज 8 बजे होगी। अगर आप लोगों को सर डे टाइम नहीं हो सकती? कोई डे टाइम हो तो